हेलो। 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 देखिए, आपका आईपीसी में दो तीन लेक्चर हुआ था अभी। आपका आईपीसी में आपका अभी तक जो पढ़ाया गया है वो बताया जाए। और चूंकि कई दिनों से बंद चल रही थी, आपका एक तो आईपीसी में इंडियन पेनल कोड का निर्माण कैसे हुआ ये बताया गया। उसके बाद आपका बताया गया कि आईपीसी में होता क्या है। तो आईपीसी में आपका ऑफेंस की परिभाषा दी गई है, यानी कि अपराध की। और कोई व्यक्ति अगर अपराध वह करता है तो कितने दंड मिलेगा ये बताया गया है। तीसरा जो आपका बताया गया है कि कुछ क्रिमिनल क्रिमिनल मामलों के प्रिंसिपल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। और उन सिद्धांतों को हमने बताया। जैसे कि आपका जो सिद्धांत बताए गए हैं वो है आपका प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि निर्दोषता की उपधारणा। दूसरा फ्री लीगल एड, जो इस समय पूछा जा रहा है ज्यादा, निःशुल्क विधिक सहायता। तीसरा आपका बताया गया वैकेरियस लाइबिलिटी, ये भी बहुत पूछा जाता है। चौथा आपका बताया गया आर्टिकल 20 में तीन सिद्धांत हैं, यानी कि आर्टिकल 20 में तीन सिद्धांत हैं। आपका 20(1) प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टोला, यानी कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, ये भी हम बता चुके हैं। 20 का क्लास 2 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण। 20 का क्लास 3 प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी कि आपका आत्म अपराध रोपण से संरक्षण, यानी कि आत्म अपराध रोपण से संरक्षण। भगा दीजिए उधर उसको। देखिए डंडा है, मारिए। देखिए बारिश तो अब आएगी भाई। इसके बाद आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी बता दी गई है, कठोर दायित्व भी काफी समझाया गया था। अब आगे बढ़ा जाए। आपका अभी दो तीन पॉइंट इधर सामान्य बातें बची हैं। एक आपका बचा है जो क्वेश्चन आता है, ऑफेंस की डिफिनीशन, यानी कि अपराध की परिभाषा। दूसरा आपका एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफेंस, यानी कि अपराध के आवश्यक तत्व। और तीसरा मेंस रिया, यानी कि दुराशय। और एक सिद्धांत बचा है आपका वैधानिकता का सिद्धांत। आपका ये सिद्धांत बचा है, तब आपका बेयर एक्ट शुरू होगा। एक तो परिभाषा से आपका प्री में लगातार एक क्वेश्चन बनता है, कोई भी साल पेपर हो आप देख सकते हैं। फिर एसेंशियल एलिमेंट से कभी काल क्वेश्चन बन जाते हैं। और मेंसरिया से या दुराशय से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। तो पहले हम देखते हैं अपराध के आवश्यक तत्व, यानी कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफ ऑफेंस। देखिए आवश्यक तत्व का मतलब क्या होता है, पहले ये जानिए। किसी भी चीज का अगर आवश्यक तत्व किसी का भी पूछे तो तीन चार एक साथ तैयार करना है। एक आपका कम इंटरव्यू में पूछा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट या संविदा का क्या आवश्यक तत्व है। बिहार ने तो प्री में पूछा कि टाट या दुष्कृत्य या अपकृत्य का आवश्यक तत्व क्या है। फिर आपका अपराध का आवश्यक तत्व हम देखेंगे। पहले एसेंशियल एलिमेंट को जानिए होता क्या है, तब इसको हम शुरुआत करते हैं। आवश्यक तत्व का मतलब ये हुआ कि जब तक वे बातें नहीं रहेंगी तब तक वह कार्य नहीं होगा। यानी कि कब ये कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इसके लिए दो तत्व है, आपका इंटरव्यू में आ चुका है।
कि संविदा के तत्व क्या है, तो जो कानूनी भाषा में है वह केवल दो तत्व हैं। एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि करार या समझौता हो, और दूसरा बात है कि वह समझौता ला द्वारा इन्फोर्सेबल हो, यानी कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। प्रवर्तनीय का मतलब ये हुआ कि करार ऐसा हो जिसे कानूनन मान्यता दी गई हो या कानून द्वारा उसे प्रवर्तित कराया जा सके या विधितः प्रवर्तनीय हो। तो संविदा के अगर कोई पूछे कि संविदा का एसेंशियल एलिमेंट क्या है, तो इंटरव्यू में केवल दो बताइएगा, कौन कौन? करार और दूसरा वह करार विधि द्वारा क्या है, प्रवर्तनीय। अब करार हो गया, एग्रीमेंट हो गया, कब वह करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा, ये सेक्शन 10 बताएगा। संविधान नियम की कौन सी धारा बताएगी? 10। इसीलिए धारा 10 को संविदा अधिनियम की कुंजी या क्रोड या सबसे महत्वपूर्ण धारा कही जाती है। अगला देखिए, बिहार में आपका पूछा कि टाट का एसेंशियल एलिमेंट क्या है। तो टाट का एसेंशियल एलिमेंट है कि कोई एक दोषपूर्ण कार्यालोप, यानी कि रांगफुल एक्ट या ओमिशन किया गया हो। देखिए तो भाई कट गया क्या लिंक? देखिए तो बचा है ना लिंक? वैसे बैटरी तो अब लगा दी गई है, कटना नहीं चाहिए भाई लाइव क्लास में, क्योंकि लाइट अब सिस्टम चेंज किया गया है कि कटे ना। एक बार देखिए लिंक चल रहा है ना? देखिए थोड़ा इधर आ जाइए भाई आप लोग। हाँ थोड़ा साइड हो जाए, बैग वैग भीगे ना हो, कूलर हटाना है। देखिए आगे भाई आपका अपकृत के आपका तत्व देखिए। हाँ देखिए लाइव नहीं चल रहा है, एक बार चल तो रहा है कुछ लोगों में भाई। हाँ चलिए रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, आवाज जा रही है ना? चलिए रिकॉर्डेड जाएगा ना, अब जो पढ़ रहा है लाइव ना पढ़े, रिकॉर्डेड जाएगा ही थोड़ी देर बाद, कौन दिक्कत है। देखिए फिर एक बार भाई आपका अपकृत्य का दो लाइन बता दिया जाए तब अपराध में आ जाए। अपकृत्य का आपका बिहार में पूछा गया है जे में आपका रांगफुल एक्ट या ओमिशन किसी ने किया हो, उस रांगफुल एक्ट या ओमिशन के कारण दूसरे व्यक्ति को इंजरी हुई हो, क्षति हुई हो, और जिसको क्षति हुई है वह मुख्य उपचार क्या है, तो मुख्य उपचार ये है कि वह डैमेजेज, यानी कि नुकसानी के लिए क्या ला सकता है, मुकदमा। तो अपकृत के कितने आवश्यक तत्व हुए? आपका 3 मार्क कर जाइएगा। फिर एक बार समझिए, रांगफुल एक्ट या ओमिशन, यानी कि गलत कार्य या लोप किया हो, उस लोप के कारण या कार्य के कारण दूसरे व्यक्ति को क्या पहुंचा हो, क्षति, और उस क्षति के लिए वह क्या मांग सकता है, क्षतिपूर्ति। 3 याद रखिए। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी आवश्यक तत्व हो गया, आपका अपकृत्य का भी। अब ऑफेंस का देखना है, यानी कि कब हम कहेंगे। देखिए आवाज हेलो, देखिए आपका हेलो हेलो हेलो, देखिए अब आपका अपराध का आवश्यक तत्व देखिए, इसमें आपका काफी क्वेश्चन बनता है और प्री के लिए आपका मेंस में भी पूछा जा चुका है। बिहार एपीओ में भी ये क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, अच्छे से देखिएगा। अपराध के 4 आवश्यक तत्व है, यानी कि सामान्यतः 4 बातें एक साथ मिलेंगी तो हम कहेंगे कि वह कार्य क्या है, ऑफेंस है, अपराध है।
अब इसी में 4 बातें लिखनी है। पहला है आपका मानव होना चाहिए। मानव आपका किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा बाउंड या बाध्य होना चाहिए, और मानव ऐसा होना चाहिए जिसे प्रॉपर यानी कि समुचित दंड दिया जा सके। ये पहला एसेंशियल एलिमेंट है। ऐसे मानव द्वारा कोई एक्ट या कार्य किया गया हो या कोई ओमिशन किया गया हो, ऐसे मानव के मन में मेंसरिया या दुराशय हो। और चौथा है ऐसे मानव के द्वारा किए गए एक्ट या लोभ के कारण किसी को क्या पहुंचा हो या क्षति या नुकसान पहुंचा हो। तो आपका देखिए इसमें ही प्री का क्वेश्चन इसमें ही आ जाता है। प्री का क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व है। हेतु, हेतुक, दुराशय, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन आवश्यक तत्व है। दुराशय, दुराशय को ही दे देगा। हेतु, हेतुक, आशय, इनमें से कोई नहीं। आशय, हेतु, हेतुक आपका मेंसरिया यानी कि आपराधिक मनोस्थिति भी कहते हैं। आपराधिक मनोस्थिति इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे आपराधिक मनोस्थिति। पहला मॉडल ये बन गया। दूसरा मॉडल देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। तो मानव, दूसरा दे देगा कार्यालोप, तीसरा दे देगा दुराशय, चौथा दे देगा हेतु। हाँ पकड़ रहे, कौन नहीं है इसमें ऑप्शन में। हेतु, हेतु की जगह दे दिया हेतु, तो भी नहीं है। यानी कि हेतु और हेतु की ये अपराध के आवश्यक तत्व नहीं है। और ये क्वेश्चन कई बार यूपीजे और एपीओ में रिपीट किया है। अब ये क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत न हो। अब एक एक करके चलिए। एकदम प्राचीन काल से उठाया जाता है भाई, ये 4 शब्द नहीं है, इसकी व्याख्या में 1 घंटा लग जाता है। अब एक एक शब्दों की व्याख्या देखिए। हम एकदम प्राचीन काल से उठाते हैं। प्राचीन काल में चाहे मानव ने कोई अपराध किया हो या जीव जंतुओं ने किया हो या निर्जीव वस्तुओं ने, सबको अपराध करने में सक्षम माना जाता था और सबको दंडित किया जाता था। यानी कि जो प्राचीन विधि थी वह स्ट्रिक्ट थी, यानी कि कठोर थी। अर्थात प्राचीन कानून था वह कठोर कानून था, और चाहे जीवित प्राणी किया हो या मानव किया हो या जीव जंतु किया हो या कोई निर्जीव वस्तु ही अपराध की हो, सबको एक लाइन में सजा दी जाती थी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि दुराशय या आशय या इरादे पर कोई आपका विचार नहीं किया जाता था, और जो कार्य करता था उसे क्या दी जाती थी प्राचीन काल में, सजा। धीरे धीरे आपका समाज बदला। अब यहाँ प्राचीन काल और मध्यकाल का 2-3 उदाहरण दिमाग में बैठाए रहना है। उदाहरण आपका पहला, मानव। तो चाहे बच्चा अपराध किया हो, बूढ़ा अपराध किया हो, पागल अपराध किया हो, मत व्यक्ति अपराध किया हो, सबको सजा दी जाती थी। प्राचीन काल में कोई बचाव नहीं था। पहला नियम। दूसरा आपका जो नियम हमें देखना है वह आपका जानवरों पर देखना है। मध्यकाल तक ऐसे कई आपका मने उदाहरण मिलते हैं जहां जानवरों को दंडित किया जाता था। जैसे कि उदाहरण के रूप में एक कुत्ता कई लोगों को काट चुका था, तो न्यायालय में लाया गया और न्यायालय ने उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई। इसी प्रकार अगर कोई बैल या आक्स कहिए, अगर किसी को सिंह मारकर मृत्यु कारित कर देता था, तो उस बैल को पत्थर से मारकर उसकी मृत्यु कारित की जाती थी और उसका मांस खाना प्रतिषिद्ध कर दिया जाता था, रोका जाता था। इसी प्रकार का मुर्गे की भी कहानी मिलती है
एक मुर्गा सुबह सुबह बहुत तेज भाग दे रहा था, उसे मृत्यु दंड दिया गया। यानी कि इसका मतलब ये आया कि तमाम प्राचीन काल में उदाहरण है। और ज्यादा पढ़ना है तो मैं किताब बता रहा हूँ आपका, क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्र जाकर पढ़िए और सदरलैंड महोदय का उदाहरण देखिए। किसका? सदरलैंड महोदय बहुत व्यापक रूप से प्राचीन काल का बताते हैं। हम उतना नहीं बता सकते क्योंकि 2-3 मिनट में इसको क्या कर देना है, निपटा देना। ये आपका निर्जीव, आपका जानवर हुए, यानी कि मानव बता दिया गया प्राचीन काल में, फिर जानवरों को दंड देने का विधान था। अब आइए निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुओं का उदाहरण एक मैं दे रहा हूं और वह आपका इंग्लैंड का मिलता है। ट्रेन का आविष्कार हो गया था और ट्रेन चल रही थी। पटरी पर जो पत्थर था ट्रेन के चलने से उछला और एक व्यक्ति को चोट लग गई। तत्पश्चात पुलिस ने क्या किया कि उस पत्थर के खिलाफ एफआईआर की, उस पत्थर को थाने में बंद कर दिया। थाने में बंद रख, इधर बढ़ जाए थोड़ा बहुत, इधर उधर भाई, जहाँ चूरा एक दो जगह चूता है इधर उधर बैठ जाइए। देखिए थाने में उस पत्थर को बंद किया गया। अब आज आप लोग हंसेंगे कि पत्थर को थाने में बंद करके एफआईआर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव की बुद्धि का विकास लगातार हो रहा है। हो सकता है कि आज जो आप सोच रहे हो कल वो गलत हो, और जो नई पीढ़ी आए वह क्या कर ले, नया कानून बना ले। क्योंकि भाई समाज में बदलाव और सोच के साथ साथ कानून में भी सदैव क्या होता रहता है, बदलाव। इसका तमाम उदाहरण है। बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गई, देवदासी प्रथा हो गई। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिन प्रथाओं को मान्य किया गया था। बहुविवाह हो गया, लेकिन वर्तमान समय में इसको कानून बनाकर क्या किया गया है, रोक दिया गया। यानी कि धीरे धीरे, अब आगे बढ़ा जाए, धीरे धीरे समाज का विकास होता है। मानव की मानव की बुद्धि का विकास होता है। और आपका मानव की जब बुद्धि का विकास होने लगा तो एक मैक्सिम मध्यकाल में काम करना शुरू की। यानी कि एक मैक्सिम, अभी हम मानव पर चल रहे हैं, दूसरे पर नहीं, किस पर, केवल एक मैक्सिम आई। एक्टस फैसिटरियम नाइसे मेंसिटरिया। फिर एक बार देखिए, एक्टस नॉन फैसिटरियम नाइसे मेंसिटरिया। यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इंटेंशन, यानी कि उसका आशय उस कार्य को करने का न रहा। आवाज सुनाई दे रही है? नहीं तो तेज कर दिया जाए। न सुनाई दे आइएगा, लाउड स्पीकर है, तेज कर दिया जाएगा भाई। देखिए फिर एक बार, ये क्वेश्चन अभी झारखंड एपीओ में आया था। अब देखिए क्वेश्चन भी निकालते रहना है। अपराध के लिए या ऑफेंस के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका दिया था आपराधिक कार्य, यानी कि एक्टस रिया, फिर आपराधिक आशय मेंस रिया, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिम क्या बताती हैं? अपराध के लिए दो चीजें कौन कौन आवश्यक है? एक्टस रिया और मेंस रिया। इस मतलब ये हुआ कि मध्यकाल आते आते समाज में एक मैक्सिम या सुक्ति काम करना शुरू की। और वह सुक्ति ये थी कि केवल कार्य के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा न दी जाए जब तक कि उस कार्य को करने का उसका इरादा या इंटेंशन या मन स्थिति या मेंसरिया न हो। यानी कि आपका दो चीजें अपराध के लिए संगामी होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए, एक्टस रिया और दूसरा कौन सा, मेंस रिया। धीरे धीरे बचाव इस आधार पर दिया जाने लगा। सबसे पहले निर्जीव वस्तुओं को हटा दीजिए। अब पत्थर हुआ, पेड़ हुआ, साइकिल हुआ, वाहन हुआ। अब क्या इनमें सोचने समझने की क्षमता है? नहीं।
इनको दंड से बाहर। जीव जंतु और जानवर हो गए तो क्या उचित है और क्या अनुचित है, जानवर इस बारे में सोच ही नहीं सकते, अतः जानवरों को भी दंड से मुक्त कर दिया गया। अब आया मानव, और मानव को भी आपका सबसे पहले चाइल्डहुड को यानी कि लड़कपन को छूट दी गई, फिर पागलपन को छूट दी गई, और धीरे धीरे ये छूट बढ़ती रही। तो कम से कम भाई दो हम बता रहे हैं, तो दो का तो उदाहरण आईपीसी में दे दें। अभी पूछा गया था, क्वेश्चन भी निकालते रहना है। एक क्वेश्चन अभी झारखंड का बताया गया एपीओ का, दूसरा एपीओ का क्वेश्चन यूपी का। ये आपका ये क्वेश्चन है कि कितने वर्ष से कम के बालक को एब्सोल्यूट या पूर्ण उन्मुक्ति मिली है, चाहे वह कोई भी अपराध कर दे, कानूनन उसे दंडित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा बालक जो 7 वर्ष या 7 वर्ष से क्या हो नीचे। अब यूपीएपीओ का मॉडल देखिए, ऐसे बालक को डोली इनपेक्स कहा जाता। तो आपका पूछ लिया था कि डोली इनकैपेक्स का सिद्धांत की धारा में, तो आईपीसी की धारा 82 की धारा में। और डोली कैपेक्स दे, सक्षम गुड़िया दे दे, तो एक धारा आगे बढ़ जाइएगा 83। रट कर जाइए, दो क्वेश्चन हो गए। अभी आपका यानी कि पहला ही शब्द बताते बताते कितना क्वेश्चन कोरिलेट कर दिया गया, दो। जो आपका ये झारखंड एपीओ में आया और दूसरा कहाँ आया, यूपी एपीओ। फिर एक बार देखिए, 7 ये माना जाता है कि जो 7 वर्ष से कम का बालक है उसमें इंटेंशन नहीं होता, वह उचित क्या है अनुचित क्या है सोचने समझने में असमर्थ होता है, अतः ऐसे बालक को किसी भी अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती और इसे एब्सोल्यूट या पूर्ण उन्मुक्ति है, पूर्ण छूट है। आंशिक ना मार दीजिएगा, कैसी पूर्ण, कोई सजा नहीं दी। लेकिन एक लेकिन भी लगाकर पढ़ना है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे बालक से अपराध कराता है तो वह व्यक्ति सजा का हकदार होगा। एक अपराध बालक से भी करवा दीजिए। ये एक व्यक्ति है और 6 वर्षीय बालक को एक गिलास देता है, गिलास में जहर मिलाए रहता है और कहता है कि तुम सी को दे आओ। बालक जाकर किसको दे दिया भाई, गिलास को, सी को। सी पी लिया, मर गया। तो बताइए क्या बालक दंड का भागी होगा? नहीं, क्योंकि उसकी एज कितना है। लेकिन कौन उसको दुष्प्रेरित किया है? ए। तो अतः ऐसी दशा में ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड का क्या होगा? भागी। और याद रखे रहिए, पागल पर देख लिया जाए। इसके बाद पागलों को बचाव दिया गया, यानी कि अनसाउंड माइंड, और अनसाउंड माइंड आपका 84 में है। अब पूरी कहानी देखिए। पूरी कहानी ये देखनी है कि मानव में भी आपका, अगर मानव ने आपका इरादा नहीं था, मानव ने गलती कर दी, तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा, वह बचाव का हकदार होगा। और आईपीसी में बचाव कहां से कहां तक दिया गया है? 76 से लेकर 106। यानी कि ये याद रखना शुरुआती दौर में कि मात्र एक्टस रिया के आधार पर सामान्यतः दंडित न किया जाए जब तक कि उसका मेंस रिया भी न हो, और मेंस रिया के अभाव के कारण बचाव दिया गया है आपका 76 से लेकर 95 तक। ये शुद्ध रूप से जो हम आईपीसी में डिफेंस पढ़ेंगे, ये इसी आधार पर है कि एक्टस तो करता है व्यक्ति, लेकिन क्या नहीं होता? मेंस रिया, माने उसका इरादा नहीं होता। अब अगला ये भाई मानव हो, तो जो ह्यूमन है, मानव है, यानी कि वर्तमान समय में अपराध केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? मानव द्वारा। या तो मानव स्वयं करे, या किसी जीव जंतु द्वारा कराए, या किसी साधन द्वारा,
तो आजकल तो सोशल मीडिया पर लोग एक चलता है समस्या तो चला देते हैं, मार फॉरवर्ड फॉरवर्ड, तो दो तीन समस्या देखे। ए एक सांप पाला है और सांप बी के गले में डाल देता है और सांप बी को काट लेता है सांप, और आपका सांप नहीं मरता भाई। अगर आदमी जहरीला रहेगा तो सांप भी मर जाएगा। आदमी जहरीला होते हैं तो कौन मर जाता है? सांप। तो आपका माने आदमी मर गया, तो अब ए का दायित्व बताइए। तो ए हत्या के लिए दोषी होगा कि नहीं होगा? क्यों? अब आप ये न कहेगा कि वो तो सांप काटने से मर गया। तो सांप को कटवाया किसने? आपका ए ने। अब इसी में आपका बंदर का खूब चलता है उदाहरण देखिए। ये एक बंदर को ट्रेंड करता है और बंदूक चलाना सिखाता है, बंदूक देता है और उसको इशारा करता है कि बी पर चलाओ गोली। इसका बंदर बी पर गोली चलाकर मार देता है। एक का दायित्व बताइए। तो ये कह देगा कि हम कहाँ बंदूक चलाए, बंदूक कौन चलाया? बंदर। जैसे कि आपका कई ऐसे कांड हुए, एक और बताते हैं। मान लीजिए विराट कोहली ने शतक मारा, तो विराट कोहली कह सकते हैं हम कहाँ मारे, हमारे बल्ले ने मारा। तो ये नहीं हो सकता कि आप अब ये पत्थर उठाकर मार दीजिए और कहिए कि हम कहाँ मारे, तो पत्थर से चोट लग गई। ये नहीं चलेगा। अब ये नहीं कि बंदर से मरवा दे और पत्थर से मार दे, टंगारी से मार दे, कुल्हाड़ी से मार दे, तो घबराना नहीं है। सब ये काम माना जाएगा अपराध, चाहे हाथ से मारे और चाहे पत्थर से, चाहे किससे कटवा दे, सांप से। तो पहला ये हुआ है कि मानव अपने हाथ से स्वयं कार्य कर सकता है या क्या कर सकता है, करवा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में अपराध करने में सक्षम कौन माना गया है? वर्तमान समय में कौन माना गया है? मानव। अब इसी में कॉन्ट्रैक्ट में भी उदाहरण पूछा जाता है। ए अपना कबूतर भेजता है बी को, बी के पास कि जाओ ये लेटर लेकर जाओ और हमारा प्रपोजल दे देना। उधर से कबूतर के आपका माने सिर में लेटर आता है, तो क्या ये वैध संविदा हुई कि नहीं? तो नहीं हुई। प्राचीन काल में जानवर भी प्रपोजल के माध्यम थे एक्सेप्टेंस के, लेकिन वर्तमान समय में ये माध्यम नहीं। ये इंटरव्यू में पूछा गया, जा जा कबूतर जा, लेटर लेकर। देख रहा हूँ पीछे वाले मायूस हो गए भाई। मायूस न हुए भाई, आईपीसी चल रही है, आईपीसी तो ऐसे ही मजेदार है। एविडेंस में थोड़ा मायूसी आती है, सीपीसी में लोग सोने लगते हैं, लेकिन ये सब तो आपका सीआरपीसी हुआ, आईपीसी हुआ, ये सब में नींद नहीं आती। घंटों पढ़ लेंगे, समय का क्या नहीं चलेगा पता। मानव के बाद अब यहाँ आइए, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ भी हमें निकालने हैं। मानव ऐसा होना चाहिए जो ला द्वारा किसी कार्य को करने के लिए बाउंड हो, यानी कि कानून द्वारा जिम्मेदारी उस पर दी गई। अगर कानून द्वारा उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है और वह कोई गलत कार्य करता है, तो उसे ऑफेंस या अपराध नहीं माना जाएगा। इसको समझने का प्रयास करिए। जिम्मेदारी कितने प्रकार की होती है, तो देखिए ठीक लास्ट में बताया जाएगा। एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, यानी कि एक आपका जो जिम्मेदारी होती है मोरल। दूसरा आपका धार्मिक जिम्मेदारी। तीसरा आपका सामाजिक जिम्मेदारी देख लिया जाए, सोशल। चौथा आपका जो देखा जाता है राजनैतिक जिम्मेदारी, ध्यान समझिएगा। और अंतिम हम बताएंगे आपका विधिक बाध्यता, यानी कि कैसी जिम्मेदारी, कानून। अब देखिए इसी में आपका 3-4 क्वेश्चन ऐड होगा। तो पिछली बार आपका यूपी एपीओ में आ चुका है और एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। जिम्मेदारी देखिए, बाध्यता हम बता रहे हैं कितने प्रकार की। नैतिक बाध्यता, तो पहले मोरल आपका ऑब्लिगेशन देखा जाए। देखिए फिर एक बार याद रखिए, अगर किसी व्यक्ति की मात्र नैतिक जिम्मेदारी है तो ऐसी दशा में
उस नैतिक जिम्मेदारी को न निभाकर उसने कोई अपराध नहीं किया। भले समाज के लोग उसे दुत्कारें, उसकी आलोचना करें, तो दो तीन नैतिक जिम्मेदारी देखा जाए और अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। पूछा गया है, एक अंधा है और वह कुएं की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति दूर से देख रहा है कि अंधा हो सकता है कि कुएं में जाकर गिर जाए, तो उस व्यक्ति को अंधे की जो कुएं की ओर जाने से रोकने की लायबिलिटी है वह कानूनी नहीं है। कैसी है? नैतिक। अगर वह नहीं रोकता और अंधा कुएं में डूबकर मर जाता है तो उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि एक ऐसी जिम्मेदारी का उल्लंघन किया है केवल नैतिक। दूसरा देखिए, एक बहुत अच्छा तैराक है, आपका संगम नोज पर है, एक बच्चा डूब रहा है लेकिन तैराक बचाता नहीं है। तैराक ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि बच्चे को बचाना उसकी केवल कैसी जिम्मेदारी थी, मोरल या नैतिक। इसके बाद जो यूपी एपीओ में क्वेश्चन आया है, एक भिखारी है, ए के दरवाजे पर गया, ए ने भीख नहीं दिया और भिखारी एक दिन बाद वहीं मर गया, तो भीख देना कैसी जिम्मेदारी है, कानूनी बाध्यता है कि नैतिक? तो क्या ए ने मर्डर कर दिया भिखारी का? नहीं। अब कई लोग हत्या करा कर आ गए थे। भाई आपको यही पॉइंट यही यूपी एपीओ में पिछली बार आया था कि ए ने भिखारी ने कौन सा अपराध किया? नहीं। ए ने कौन सा अपराध किया? कोई नहीं। क्यों नहीं किया अपराध? क्योंकि भीख देना केवल कैसी जिम्मेदारी है, नैतिक, मोरल। यानी कि नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक बाध्यता, या अगर कोई व्यक्ति मोरल रूप से किसी कार्य करने के लिए बाउंड है और वह नहीं करता तो उसने कोई अपराध नहीं किया, भले समाज उसको क्या क्या करे, थू थू करे। यानी कि आपका बताया भी गया था बिहार इंटरव्यू में, मीठा 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 हब हब और तीखा तीखा क्या, थू थू। यानी कि मीठा खाइए और तीखा थूक दीजिए, ये नहीं चलेगा। खाना होगा तो दोनों खाना होगा, नहीं तो दोनों उगल दीजिए, पचेगा नहीं। ये कौन सी धारा है बताइए? बताया गया था ना, एलएलएम में लोग जा रहे हैं देने, तमाम लोग 35। ये बिहार इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वहाँ लीगल मैंने वहाँ अपनी भाषा में भी कुछ आता है। अगला देखिए भाई, अब धार्मिक कर्तव्य देखिए जो सबसे खतरनाक है इस समय, देख ही रहे हैं, बताना क्या है। धार्मिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना भी सामान्यतः अपराध नहीं होता, लेकिन अगर स्पेशल कानून बना दिया जाए और रिलीजियस या धार्मिक कर्तव्य को न निभाना अपराध बना दिया जाए तब वह अपराध होगा। जैसे तमाम मुस्लिम देशों में है कि 5 बार नमाज अदा करनी है, अगर कोई व्यक्ति नहीं करता तो वह सजा का हकदार होगा। तो धार्मिक कर्तव्य का उल्लंघन करना अपराध कई जगह बनाए गए हैं, लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, भारत में धार्मिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना कहीं भी अपराध नहीं है। चाहे आप मंदिर जाइए न जाइए, चाहे मस्जिद जाइए न जाइए, नमाज अदा करिए न करिए, और चाहे पूजा पाठ करिए न करिए, आपने कोई अपराध भारत में नहीं कर दिया, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता है, बोलने की भी स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता। जैसे हमारा पप्पू बोलता है और फेंकू क्या करता है, चुप रहता है। भाई वह शब्द को वापस लिया जा रहा है भाई, क्योंकि ऑनलाइन भी चल रहा है, हजारों लोग भी देख रहे हैं। इस शब्द को हम क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, लेकिन शब्द तो सही था। तो अब भाई ये धार्मिक कर्तव्य का उल्लंघन करना अपराध करा देंगे कि नहीं भारत में? नहीं। अब आइए सामाजिक कर्तव्य, तो सामाजिक कर्तव्य भाई आपका देखा जाए 3-4 सोशल ड्यूटी या सामाजिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना भी अपराध नहीं माना जाता। जैसे जाति समारोह में न जाना, जाति भोज में न जाना, या
आपका मित्रों के साथ चाय पीने न जाना, पकौड़ा खाने न जाना या मित्रों के साथ टहलने न जाना, ये सब सामाजिक कर्तव्य हैं। और या सुबह सुबह टहलने न जाना साथ में किसी के, या सिनेमा देखने न जाना, ये सब कैसे ड्यूटी हैं? सामाजिक। और इन सामाजिक कर्तव्यों का, सोशल ड्यूटी का वायलेशन करना अपराध माना जाएगा कि नहीं? ये भी नहीं माना जाए, क्योंकि ये नियम कानून से नहीं चलते, समाज से चलते हैं। ये भी अपराध नहीं है, ये भी अपराध नहीं है। अब राजनैतिक कर्तव्य देखा जाए, पॉलिटिकल पॉलिटिकल कर्तव्य का मतलब कि चुनाव लड़िए, चुनाव न लड़िए, वोट देने जाइए, वोट देने न जाइए, तो क्या आप सजा के हकदार हो जाएंगे? नहीं। तो राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना दंडनीय है कि नहीं? नहीं। अगला आ जाइए आपका, लेकिन किस कर्तव्य का उल्लंघन करना दंडनीय है? कानून। अब आइए, अगर कोई व्यक्ति कानून द्वारा किसी कार्य को करने के लिए बाउंड है मतलब क्या है? बात है, और वह उस कार्य को नहीं करता, तो वह अपराध करता है और दंड का भागी हो। अब यही आपका 3-4 अच्छे अच्छे उदाहरण दिमाग में बैठाने हैं। 3 उदाहरण मैं अच्छे अच्छे दे रहा हूँ, इसी पर पकड़ने का प्रयास करिए जो पूछा जाता है। पहला उदाहरण आपका जेलर वाला ज्यादा सटीक बैठता है। एक जेलर है, उसका कर्तव्य है कि वह कैदी को भोजन दे। अब नैतिक कर्तव्य है कि विधिक कर्तव्य? और अगर जेलर 2 माह तक भोजन नहीं दिया और कैदी ऊपर पहुंच गया, तो आप लोग बताइए जेलर ने अपराध किया कि नहीं? तो कैदी मर गया तो मर्डर किया। अब यहाँ है कि एक्ट करके मर्डर किया कि ओमिशन करके। अब पंखा बंद करिए 2-4, एफ लिखा होगा देखिए। हाँ, एग्जैक्ट बंद करिए वो, देखिए तो ऊपर वाला है, इधर वाला। हाँ, कर दिए 2-4। हाँ, पंखा बंद करिए, बहुत ज्यादा दिक्कत है। देखिए आगे भाई, आपका जेलर का अब 2 यहाँ उदाहरण आपका पूछा जाता है, वो आगे हम बताएंगे। एक्ट या ओमिशन पिछली बार भी आया था, बिहार में भी आया था, यानी कि बिहार एपीओ में भी आया और यूपी जे में भी आया, उसको हम बताएंगे। दूसरा आवश्यकता, तभी तो आपका पहला चल रहा है। फिर एक बार देखिए, एक जेलर है क्योंकि कानूनन बाध्य है कि वह कैदी को भोजन दे। कैदी को भोजन नहीं दिया 1 माह तक, कैदी मर गया, तो जेलर ने मर्डर का अपराध किया, क्योंकि उसको उसका कर्तव्य जो था वो नैतिक नहीं था, सामाजिक नहीं, कैसा था? कानून। दूसरा उदाहरण, पुलिस कानूनन बाध्य है कि वह अपराधियों को पकड़े। अपराधी आ रहे हैं तो पुलिस भाग गई, अपराधी भाग गए, तो बताइए पुलिस वाले दंड के भागी होंगे कि नहीं होंगे? तीसरा उदाहरण देखिए, संगम पर जल पुलिस लगी है, तो उसका विधिक कर्तव्य है कि डूबते हुए व्यक्तियों को बचाए। अगर जल पुलिस सरकार पैसा दे रही है, अगर जल पुलिस डूबते हुए व्यक्तियों को नहीं बचाती, तो जल पुलिस ने अपराध किया। फिर आपका ट्रेन का फाटक भी इसका अच्छा उदाहरण है। एक ट्रेन के फाटक पर चौकीदार लगा है, उसका विधिक कर्तव्य है कि जब ट्रेन आए फाटक क्या करे? बंद करे। और एक दिन फाटक बंद नहीं किया और 2 लोग मर गए ट्रेन के चपेट में आकर, तो क्या ऐसे आप पहरेदार ने या ऐसे चौकीदार ने अपराध किया कि नहीं किया? इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये आया, मैंने इतना उदाहरण देने के बाद, कि जहाँ किसी व्यक्ति की ड्यूटी है और वह ड्यूटी कैसी है? कानून। और उस ड्यूटी को आप नहीं निभाते तो आपने ऑफेंस किया। अब आइए अंतिम शब्द, पहला आवश्यक तत्व का देखा जाए कि मानव ऐसा होना चाहिए जिसे समुचित दंड दिया जा सके, यानी कि उचित दंड दिया जा सके।
अर्थात मानव में भी कुछ मानव वर्तमान में ऐसे हैं जिन्हें अब सजा नहीं दी जाती है। तो दो तीन मानव का बताइए प्रकार, किनको किनको मानव तो हैं लेकिन सजा नहीं दी जाती। तो ऐसा मानव जो 7 वर्ष से क्या है कम, ऐसा मानव जो किसमें आ जाए यानी कि अनसाउंड माइंड, चित्त विकृत। तो क्या ये लोग समुचित सजा इन्हें दी जा सकती है? यानी कि अगला पॉइंट ये आया कि मानव ऐसा होना चाहिए जिसे प्रॉपर पनिशमेंट दिया जा सके, और कुछ मानव वर्तमान में ऐसे हैं जो दंड से मुक्त हैं। जैसे कि आपका कंपनियां भी विधिक व्यक्ति हैं, लेकिन उनको आपका केवल जुर्माना तो भले लगाया जा सकता है, लेकिन कारावास और मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कंपनी दिखाई नहीं देती। वो तो केवल अदृश्य है, क्या है, नाम चलता रहता है, दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब लास्ट लाइन ये रहा कि कुछ मानव ऐसे अब हैं जिन्हें की उचित दंड से क्या रखा गया है, बाहर। और दो मानव हम बताए हैं उदाहरण में, एक 7 वर्ष से कम का बालक और दूसरा 84 में कौन, आपका अनसाउंड माइंड। अगला ये, ऐसे मानव द्वारा या तो कोई एक्ट किया गया हो या कि क्या किया गया हो, लोप। अब जब एक्ट और लूप पढ़िएगा तो देखिए कौन कौन सा सेक्शन आपको कवर करना है। एक तो आईपीसी का 32 कवर करना है, फिर आईपीसी का 33 कवर करना है, और यूपी और उत्तराखंड एक क्वेश्चन बनाया है, वह भी मैं बताऊंगा। आपका 491 एक सेक्शन, और कौन सा, देखिए पहले आपका एक्ट और लोप को समझिए, तब आपका सही रहेगा। एक्ट का मतलब होता है कार्य, कार्य का मतलब होता है कुछ करना, कुछ करना। तो दो तीन कुछ काम कराया जाए। एक जेलर साहब हैं, कैदी को 10 डंडा रोज मार रहे हैं, तो कार्य किए हैं कि लोप किए हैं, बताइए, मैंने कुछ किए। या एक व्यक्ति हैं, बी को गोली मार दिया है, तो एक्ट किया कि ओमिशन, एक्ट। यानी कि कार्य मतलब क्या हुआ, कुछ करना। लोप का मतलब ये हुआ कि जो जिम्मेदारी थी उसको न निभाना, यानी कि जो आप पर जिम्मेदारी डाली गई थी उसको आपने निभाया कि नहीं निभाया, नहीं निभाया। भाई फिर एक बार याद रखिए, लोप का मतलब क्या हुआ, ओमिशन का मतलब क्या हुआ कि अपने कर्तव्यों का पालन न करना। तो जेलर का कर्तव्य था कि वह कैदी को भोजन दे, और जेलर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। पहरेदार का या चौकीदार का कर्तव्य था कि वह गेट को ट्रेन आने पर क्या कर दे, बंद कर दे, और उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तो इसे हम क्या कहेंगे, लोप। अब लोप दो प्रकार का होता है, एक लोप आपका वैध होता है, वैलिड, और एक लोप क्या होता है, अवैध। कौन अपराध माना जाएगा, वैध कि अवैध, बताइए। अवैध, वैध नहीं। तो दो तीन वैध लोप बताइए, अभी सब बताया गया। वैध लोप का मतलब ये हुआ कि जो कानूनन अपराध न हो। तो अभी हमने बताया भी था कि एक भिखारी हैं और आप उस भिखारी को भीख नहीं दे रहे हैं, और भिखारी भीख न देने के कारण मर गया, तो एक तो आपने एक्ट किया कि ओमिशन किया, भीख न देकर, कोई कार्य किया कि लोप किया, लोप किया। और जो आपने लोप किया है, अब यहाँ सतर्क रहना है, क्या कानूनन आपका कर्तव्य था कि उस कार्य को करते। तो अगर कानूनी कर्तव्य नहीं था
तो वह लोप क्या माना जाएगा? वैध। और आपने कोई अपराध नहीं किया। दूसरा जो आपका होता है ओमिशन या लोप, वह अवैध होता है। अवैध का मतलब ये हुआ कि नैतिक नहीं, सामाजिक नहीं। फिर दिमाग बैठाइए, कौन सा कर्तव्य था? कानूनी। यानी कि कानून ने आपको कहा था कि आप ये करिए और आपने वह कार्य नहीं किया। तो कार्य न करना जो कानूनन आप करने के लिए बाध्य हैं और उसको नहीं कर रहे हैं, तो इसी को लोप कहा जाएगा। लेकिन एक नाम दे देंगे, क्या? अवैध लोप। तो अवैध लोप लोप माना जाएगा और वैध लोप आईपीसी के तहत लोप नहीं माना। तो अवैध लोप का उदाहरण तो हमने बताया ही दो तीन। पहला उदाहरण कौन हो गया? जेलर वाला। दूसरा उदाहरण कौन हो गया? फाटक वाला। तीसरा उदाहरण आपका कौन हो गया? संगम नोज पर जल पुलिस लगी है, यानी कि इनका विधिक कर्तव्य था कि ये कार्य करें और ये लोग ये कार्य नहीं किए। तो अब बताइए, अपराध कैसे किया जा सकता है? कार्य द्वारा कि लोप द्वारा कि अंशतः कार्य द्वारा, अंशतः लोप द्वारा, सभी द्वारा। तो एक चार तीनों का उदाहरण क्या देखिए। कार्य देखा जाए, ये एक जेलर है, कैदी को रोज 10 डंडा मारता है, 10 दिन बाद कैदी मर गया। तो जेलर ने एक्ट करके मर्डर किया कि ओमिशन? एक्ट। जेलर का कर्तव्य था कि वो भोजन दे, 1 माह तक भोजन नहीं दिया तो कैदी मर गया, तो एक्ट करके मार दिया कि लोप करके? ओमिशन। और लोप वैध था कि अवैध? अवैध। क्यों अवैध था? क्योंकि जेलर का विधिक कर्तव्य था कि वह कैदी को क्या दे? भोजन। अब दोनों दिखा दिया जा, अंशतः कार्य और अंशतः लोप। यानी कि कुछ कार्य करा दिया जाए जेलर से और क्या करा दिया जाए? कुछ रोज 5 घंटा जाकर मारता है और रोटी 4 देना है तो केवल 1 देता है। तो भाई कुछ कार्य किया और कुछ क्या किया, और कैदी कहाँ पहुंच गया? तो यह क्या कहलाएगा? अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः क्या? लोप। अब इतना तो समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, फिर आगे देखिए। कुछ अपराध आईपीसी में ऐसे हैं, अभी हम 32 पर आएंगे, 33 पर नहीं कि समाप्त हो गया एक तो मिशन, अभी फिर बैक होना है। जो क्वेश्चन बना है यूपी और आपका झारखंड और आपका उत्तराखंड में, उस क्वेश्चन को निकालना है। क्वेश्चन ये बना है कि संविदा भंग को आईपीसी में कहाँ दंडनीय बनाया गया है, या सेवा की संविदा भंग को कहाँ दंडनीय बनाया गया है, या केवल ओमिशन को, केवल अवैध लोप को कहाँ दंडनीय बनाया गया है? तो 491। 491 में आप देखेंगे कि जो किसी व्यक्ति का विधिक कर्तव्य था वह निभाया नहीं, और न निभाया मतलब कि लोप किया। और चूंकि विधिक कर्तव्य था नहीं निभाया, तो कैसा लोप किया? वैध किया? अवैध? अवैध। अतः इसके लिए वह सजा का क्या बनाया गया है? हकदार। तो भाई कार्य न कराएगा, केवल लोप हम बता रहे हैं। तो आपका कौन सा सेक्शन ऐड करेंगे? 491। देखिए 491 ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी माइनर के साथ करार किया था और उसके लिए आवश्यक वस्तुओं को देने का करार किया था, और वह व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं को माइनर को नहीं देता, तो ऐसा व्यक्ति नहीं देता तो कार्य किया कि लोप किया? लोप। और चूंकि करार किया था, कानूनन बाध्य था कि दें, तो अवैध लोप किया। तो ऐसा व्यक्ति जो माइनर को वस्तुओं की आपूर्ति नहीं किया है, अनावश्यक की आवश्यक, हाँ आवश्यक, तो ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। और आईपीसी की 21 धारा में 491। अब अगला देखा जाए, आपका कार्य और लोप के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 32 और 33 में दिया गया है।
अब कार्य के अंतर्गत लोप आते हैं और कार्य लोप। तो देखिए आपका पहले तो हेडिंग याद रखिए, कार्य के अंतर्गत लोप आते हैं। तो कार्य के अंतर्गत लोप आते हैं अगर ये शब्द दे तो कौन सी धारा? ये आपका बिहार यूपी ने बनाया कि एक्ट और ओमिशन को कहाँ बताया गया है। तो अगर ये आए कि कार्य के अंतर्गत लोप भी आते हैं तब आप सेक्शन 32 मार कर आइएगा जो बिहार ने बनाया। और अगर ये आ जाए एक्ट और ओमिशन कहाँ परिभाषित है, अंतर्गत नहीं आते दिया रहेगा, एक शब्द मैं चेंज कर रहा हूँ, कार्य और लोप कहाँ परिभाषित है तो क्या मार कर आना है 33। तो आप सही है ना भाई, देखिए तो एक बार बैरेक्ट देख लीजिए भाई, थोड़ा हल्का सा बैरेक्ट देखिए, बैरेक्ट भाई किताब ना देखिए काफी। देखिए अब कार्य के अंतर्गत आपका अवैध लोप आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं दिया रहे कि कार्य द्वारा ये अपराध किया तो भले अवैध लोप न लिखा रहे, याद रखिए अगर कार्य दिया है और अवैध लोप न लिखा हो फिर भी ये माना जाएगा कि वहां अवैध लोप लिखा गया। लेकिन अगर केवल कार्य द्वारा लिखना हो या केवल अवैध लोप द्वारा तो उस सेक्शन में अलग से लिखा रहेगा कि कार्य द्वारा अपराध नहीं होगा, केवल किसके द्वारा अपराध होगा, अवैध लोप द्वारा। जैसे कि हमने एक उदाहरण बताया कौन सी धारा का, 491 स्पष्ट लिखा गया है कार्य द्वारा नहीं, किसके द्वारा, केवल लोप। और न लिखा रहे तो कार्य में लोप शामिल है कि नहीं है। अब कार्य लोप देख लिया जाए। अब कार्य में कितना कार्य, एक कार्य के एक से अधिक कार्य, एक से अधिक लोप में, यानी कि कार्य मतलब कि कार्यों की आवली भी, आवली माने श्रृंखला, अलोप माने लोपों की श्रृंखला। तो श्रृंखला दिखा दिया जाए। एक जेलर है, पहले दिन 10 डंडा मारा, फिर दूसरे दिन कैदी को मारा, तीसरे दिन एक कार्य किया कि बहुत से, तो ये कार्य माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। और लोप यानी कि एक दिन भोजन नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, महीनों नहीं दिया, एक बार लोप किया कि 10 बार, तो ये अवैध लोप माना जाएगा। तो भाई 2 धाराएं याद करके जाएगा, कौन कौन। बिहार में पूछा गया 32 और यूपी में पीछे बिहार एपीओ में अभी आया था, यूपी जे में कौन सी धारा आई थी 33, बिहार एपीओ में कौन आया 32। इसीलिए देखिए भले हम आवश्यक तत्व बता रहे हैं लेकिन हमें लगता है कि 10 क्वेश्चन कम से कम अभी जो 7-8 क्वेश्चन कम से कम अब तक निकल गए हैं। अगला देखिए कार्य लोप के बाद आपका मेंस रिया आता है, यानी कि आपका मैक्सिम भी बता गया, अब इतिहास नहीं बताना है कि एक्टस नॉन फैसिट्रियम नाइसी मेंस सिट्रिया, मात्र एक्ट किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं बनाता, दंडित नहीं बनाता जब तक कि उस एक्ट को करने का उसका क्या न हो आशय। तो फिर वहीं इसको डिटेल में हम आगे बताएंगे भाई। आपका मैंने मेंसरिया को अलग से बताना पड़ेगा, इसमें 2 दिन लगेगा। अगला ये आवश्यक तत्व देखा जाए तो यानी कि एक बार फिर हम बता देते हैं इसको, क्योंकि शुरुआती दौर में हम बताए भी थे लेकिन एक लाइन केवल कि अपराध के लिए 2 चीजें आवश्यक हैं, एक एक्टस रिया यानी कि आपराधिक कार्य और दूसरा मेंस रिया यानी कि आपराधिक आशय। तो ये झारखंड में पूछा गया था और दुराशय को आपका डिटेल में अलग से कल से शुरू ही हो जाएगा। लेकिन अंतिम आवश्यक तत्व देखा जाए आपका इंजरी। अब यही आपको थोड़ा और अच्छे से जानना है क्षति। क्षति में देखिए भाई आपका क्षति, एक जो क्षति होती है वह वैध होती है और एक क्षति जो होती है वह अवैध होती है। फिर एक बार देखिए अच्छे से, अगर क्षति वैलिड है, इंजरी वैध है तो वह कोई अपराध व्यक्ति नहीं किया है,
और यदि क्षति क्या है, अवैध है, तो व्यक्ति ने क्या किया है, अपराध। जो क्षति होती है फिर बंटवारा किया जाए। आपका थोड़ा अच्छे से देखिए। एक ऐसा नुकसान होता है जिसमें केवल और केवल विक्टिम प्रभावित होता है, आहत प्रभावित होता है, पीड़ित प्रभावित होता है, यानी कि जिसके प्रति अपराध किया गया है। और एक ऐसा नुकसान होता है जिसमें पीड़ित तो प्रभावित ही होता है, ये माना जाता है कि पूरा सोसाइटी यानी कि पूरा समाज भी उससे क्या हुआ है, प्रभावित, यानी कि समाज में संत्रास फैल गया, समाज क्षोभित हो गया, समाज में भय पैदा हो गया। तो यही आपको पहले यहाँ से समझिए और यहीं से आपका टार्ट और आपका क्राइम में अंतर किया जाता है। तो जिस कार्यालोप से केवल और केवल आहत या जिसके प्रति गलत कार्य किया गया है या पीड़ित या विक्टिम इफेक्टेड होता है, इसे सिविल रांग कहते हैं। जनरली क्या कहते हैं, सिविल रांग। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टाट हो गया, एसआरए हो गया, आपका ये कैसे रांग है, सिविल। और ऐसी दशा में पीड़ित सामान्यतः क्या पाता है, मुआवजा। तो बताइए, अपकृत्य में जो क्षति होती है वह व्यक्तिगत होती है कि सार्वजनिक? टाट में मैं पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत, पूरा समाज प्रभावित नहीं होता। लेकिन कुछ क्षतियां ऐसी हैं जिनमें कि पीड़ित तो इफेक्टेड होता ही है, पूरा समाज भी ये माना जाता है कि उन क्षतियों से प्रभावित हुआ है। और ऐसी क्षतियों को ऑफेंस में रखा गया है, अपराध में रखा गया है। और जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो जहां पूरी सोसाइटी इफेक्टेड हुई है, उस अपराध का नाम गंभीर अपराध यानी कि संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा गया है। तो उतना हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा कहानी चल जाएगी। बस बंटवारा हमें करना था और इसमें एक एक लाइन समझाना है। फिर एक बार देखिए, थोड़ा कठिन है क्योंकि सीआरपीसी में ऐड करना है। ऐसी क्षति जिसमें केवल आहत या पीड़ित या जिसके प्रति अपराध किया गया है, कार्य किया गया, वह प्रभावित हो, तो सामान्यतः उस नुकसान को हम सिविल रांग मानते हैं, सिविल दोष मानते हैं, अपराध नहीं। और जिसमें कि पीड़ित के साथ साथ कौन इफेक्टेड हुआ हो, पूरी सोसाइटी, उसी को अपराध माना जाता है, ऑफेंस माना जाता है। लेकिन लगाना है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे हैं जहां की प्रभाव केवल विक्टिम या आहत पर होता है, फिर भी उसे अपराध माना गया। और ऐसे अपराधों को हम सीआरपीसी में क्या कहते हैं, आपका साधारण अपराध या असंज्ञेय अपराध क्या कहते हैं, असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल। असंज्ञेय का हिंदी सामान्य हुई साधारण, और संज्ञेय का हिंदी क्या हुआ, सामान्य, गंभीर। फिर एक बार इसको समझिए, यानी कि जिसमें केवल आहत ही प्रभावित होता है, सामान्यतः उसे अपराध नहीं माना जाता, उसे सिविल दोष माना जाता है। लेकिन सीआरपीसी में इसके कुछ अपवाद हैं जहां की केवल व्यक्ति प्रभावित हुआ है, समाज नहीं, फिर भी उसे क्या मान लिया गया है, अपराध। और ऐसे अपराधों को सीआरपीसी में नाम क्या दिया गया है, साधारण अपराध की गंभीर। साधारण को हम क्या कहेंगे, असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल। अब तो सीआरपीसी में भाई बताया जाएगा। अब पीड़ित पर हटा दीजिए, अब आपका यहाँ अब आइए, फिर आइए। क्षति दो प्रकार की होती है, या एक तो वैलिड क्षति, वैध नुकसान। वैध नुकसान कानूनन नहीं माना जाता और वैध नुकसान दिया गया है 76 से लेकर आईपीसी में 106। तो
पूछा ये जाता है कि मानव वध कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का। बंद करिए पंखा, ये कहाँ चल रहा है। चलिए बंद ही करना पड़ेगा, सिस्टम इतना ब्लैक ही, पंखा तो चल रहा है भाई। आप बंद करिए 2-4 मिनट, छत तो कम से कम करा दिया जाए। सब आप कर दीजिए, लाइट हो तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, सब आप करिए। हाँ, वैसे ही लोग पढ़ लेंगे, लेक्चर सुनना है, कौन लिखना है। देखिए भाई 2-4 मिनट और कम से कम ये तो समाप्त हो जाए, क्योंकि सुबह से ही लाइट आज मैंने डिस्टर्ब की है। फिर एक बार देखिए अच्छे से, केवल लेक्चर सुनिए, दिमाग में बैठाइए, वो पोथी पथन्ना काम नहीं करता यहाँ। फिर मैं बता दूं, जितने लोगों, जो लोग भाई आए हैं कहीं से अगर पूछ के, जितने लोगों से आपने सुना होगा, बस ये कहते हैं कि जाकर लेक्चर सुनो, और कोई उपाय नहीं है। ये जो 100-100 पेज का पोथन्ना बनाए हो, ये अंत में विफल मार जाएगा, और दिमाग में जो रहेगा वही काम करेगा। तो फिर एक बार देखिए, आपका क्षति को बताया जाए। एक तो वैध होती है क्षति। वैध अगर 76 से लेकर 106 तक में कोई बात आ जाती है तो क्षति हुई है, लेकिन कानूनन उसे क्षति नहीं माना जाता, क्योंकि वह क्षति वैध होती है। जैसे कि 6 वर्षीय लड़का है और बी की हत्या कर देता है, तो क्षति तो किया, इंजरी किया, लेकिन कानून इसे इंजरी मानता है कि नहीं मानता। तो पहला ही शब्द आपको यही मिलेगा कि कोई बात अपराध नहीं है, यानी कि कानून उसे क्या नहीं मानता, अपराध। 76 से देखिएगा, यही शब्द हमेशा मिलेगा, कोई बात। बात मतलब कि कोई एक्ट या ओमिशन अपराध नहीं माना जाएगा। तो 82 कितने साल से कम के बच्चे द्वारा किया गया हो, 7 साल से कम, ये वैध क्षति है। दूसरा अवैध होती है, और अवैध क्षति को क्षति माना जाता है। और क्षति की परिभाषा दी गई है, तुरंत सेक्शन पकड़ना है 44। चलने नहीं देगा भाई, लाख बंद करिए, कल क्लास चलेगा भाई आपका। पूरा लाइट ही बंद कर दी जाएगी तो कुछ क्षति हम बताएंगे कल आपका। अब टीपी आपका कल चल पाएगा।